लाशें गिराए ये रक्स करेगा, शराब के नशे में धुत। तकरीरें उठाओ अभी जो कर रहे हैं तकरीरें, ना इसको दिन का पता है ना इसको रात का पता है। बहुत सख्ती से मजम्मत करता हूँ उन सब लोगों की जो जिन्होंने ये इंसिडेंट किया है, और उन लोगों को भी जिसने माहौल पैदा किया इस इंसिडेंट। वो फरमा रहे हैं कि जिस दिन रॉ खुलूसे नियत खुलूसे दिल के साथ मेरा यानी अल्ताफ हुसैन का साथ दे दे तो पाकिस्तान में एक भी फौजी नजर नहीं आएगा। इंशाल्लाह ताला कानून करेंगे सर, हुकूमत क्या इक़दाम करेगी? हुकूमत जो है सारे जो लोग हैं जो इसमें मुलविस हैं उनको सामने इनको लाशें चाहिए, लाशें चाहिए। रेंजर्स हेडक्वार्टर और वज़ीर आला हाउस आने का ऐलान किया किसने गया किया है? कल उन्होंने कहा हम आएंगे, देखेंगे उनको, देखेंगे। कह रहे हैं कल अगले दिन जाकर जो है वो डीजी रेंजर्स के ऑफिस में हमला करना, कहते हैं लाखों औरतें लेकर आओ। अबे पागल है भाई, लाखों औरतें? तो तुम्हारी अपनी कोई माँ बहन है यहाँ पे, उसको भेजो ना पहले यार। तो भाई ऐसे भाई को म्यूजियम में रखो यार। वेलकम टू DNA चैनल 24। अहले कराची आज जो मनाजर देख रहे हैं और जो पाकिस्तान सारा मुल्क रो पीट रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गालियाँ बकी जा रही हैं, नारे लगवा रहे हैं और अखबारात और चैनलों के दफ्तरों पर हमले हुए हैं, कई लोग ज़ख्मी हैं, एक आध शहीद हो चुके हैं और गाड़ियाँ जलाई गई हैं और हमले हुए हैं और आग लगाई गई है और गदर मचाया गया है और लंदन से इसके सारे अहकामात दिए गए और कराची में उस पर अमल हुआ है। ये जो गुंडे और ये घुमाते हैं और जो गैर मुल्की ताकतों के एजेंट हैं, इनका कला कमा किया जाना बहुत ज़रूरी है। हम सवाल करते हैं हुकूमतों से और इस्टेब्लिशमेंट से कि ये जो सांप पाले जा रहे हैं, इनका सर किसने कुचलना है? जी निज़ामी साहब। नहीं, गुलाम हुसैन साहब, ये कोई नई बात नहीं है वैसे। सिर्फ ये है कि सितंबर 2013 में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, 3 साल हो गए और आज अल्ताफ हुसैन ने खुद ही इसको ज़ीरो कर दिया। रेंजर्स, डीजी रेंजर्स को बेनकुत माँ मारने की गालियाँ देना, पाकिस्तान को गालियाँ देना, धमकियाँ देना, फिर कहना कि जी आप चीफ मिनिस्टर हाउस जो है ले जाओ यहाँ कराची से। मकसद है कि ये ज़बान जो है, फिर उसके ऊपर लबैक कहने वाले लोग मौजूद हैं कराची में। इसका मतलब है इनके 5th कॉलमिस्ट जो हैं कराची में बैठे हुए हैं। लेकिन वो फारूक स्टार को घसीट के लेके गई है ना अब रेंजर्स। घसीटा तो नहीं ले गए हैं उसको, नहीं देख लें दोबारा। वो कहते हैं बार बार एक ही बात कही जाते हैं, फारूक सत्तार तक हमें दीवार से लगाया जा रहा है। इस MQM ने तो पूरे पाकिस्तान को दीवार से लगाया हुआ है। इस जुमले का मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और आज वो उस जुमले का मतलब आपको पता लग गया क्या। और गुलाम हुसैन साहब, मैं प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। मीडिया हमेशा MQM की गुंडागर्दी का शिकार रहा है बड़े सालों से, और अक्सर मीडिया जो है वो इनके आगे सजदा सहब भी करता रहा। ये तो अच्छा, आप थोड़ी सी बताइए थोड़ी सी। कराची से हमने डॉक्टर सगीर है, पाक ज़मीन पार्टी। हाँ, इनसे जरा पूछते क्या कहते हैं, क्या। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सूरत हाल है कराची में? आज क्या हुआ है? कराची की जो सूरत हाल है, इसी की निशानदेही एक तकरीबन मार्च से तो हम सारे लोग कर ही रहे हैं, आज से मुफ्ती कमाल, अनीस कैम खानी और दीगर जो रहनुमा हैं। और हम यही बात कर रहे थे कि भाई ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना, शरंगेजी करना, शहर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करना, सहाफत, जैसे आपने कहा सहाफत के लिए यहाँ लोग साफी गालियाँ सुनते रहते हैं, एंकर पर्सन गालियाँ सुनते हैं, किसी की मजाल नहीं होती कवरेज बंद कर देना। और आज उसको फिर इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, मीडिया हाउसेस पे हमले किए, आम जो शहरी अपने घरों को जा रहे थे उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया, गाड़ियाँ जलाई गई, DSNG जला दी गई। तो ये और इंतहा ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ नारे बुलंद किए गए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बात की गई, डीजी रेंजर्स के खिलाफ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपके जो रहनुमा है मुस्तफ़ा साहब, उन्होंने तो बड़ी क्लीन चिट दे दी अल्ताफ हुसैन को, ये कह के कि वो शराब के नशे में धुत रहते हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं मालूम कि वो नशे में धुत थे या नहीं थे, लेकिन ये तो बड़ी पुरानी, जिस पार्टी में आप भी थे पहले, MQM की ये पॉलिसी रही है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मीडिया के ख़िलाफ़ कभी नहीं चूकते। लेकिन ये जो आज का वाक़या है, इसकी प्रोवोकेशन क्या हुई है उनको?
देखिए, ये तो पिछले 4-5 दिन से जो कैंप लगा हुआ था और जिस किस्म की बातें अल्ताफ हुसैन साहब पिछले 3 दिनों से कर रहे थे, ये तो बिल्कुल नवश्ते दीवार था कि ये इसी किस्म की हरकत करेंगे और रोजाना की बुनियाद पे, परसों से रोजाना की बुनियाद पे गालियां देना, किसी को नहीं छोड़े, एस्टेब्लिशमेंट को, जजेस को, मीडिया को, हर आदमी को निशाना बनाना और इस किस्म की तकारीर करके यही तो हासिल करना था अल्ताफ हुसैन साहब को। अल्ताफ हुसैन साहब को यही तो परेशानी है कि उनके लोग मर क्यों नहीं रहे, उनकी लाशें क्यों नहीं मिल रही, शहर में सुकून क्यों हो गया है, शहर में आज जो मर्डर रेट है वो गिर चुका है, शहर से एक्सटॉर्जन कम हुआ है, शहर में सुसाइडर नहीं घूम रहा होता। तो उनको परेशानी है ना कि इतना बड़ा शहर है और शहर में सुकून हो जाए, पाकिस्तान वापस एक स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए, यही तो सबसे बड़ा सुकून। हम यही बात तो कह रहे हैं, रॉ से इसी बात के तो पैसे लेते हैं अल्ताफ हुसैन कि शहर को जितना डिस्टेबलाइज करके रखेंगे ये मुल्क उतना ज्यादा डगमगाता रहेगा, डोलता रहेगा, सिसकता रहेगा। और ये इतनी बड़ी बात कि आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा जा रहा है उन पे लानत मनामत की गई, टीवी रेंजर्स को, जजेस को, एंकर पर्संस को, मीडिया को, मैं कोई वॉक ऑफ लाइफ ऐसी नहीं है जो नहीं, ये अल्ताफ हुसैन साहब चाहते क्या है, उनका मुद्दा क्या है? यार वो मुल्क को आप गालियां दे रहा, क्या चाहता है? ये इनसे पूछ रहे हैं ना। सीधी सी बात है, इन्होंने मेरी आसानी कर दी सॉरी साहब ने कि भाई वो इस मुल्क को जब गालियां दे रहे हैं तो आप इससे ज्यादा और क्या क्लियर कट मैसेज होगा कि मुर्दाबाद के नारे लगा दे एक आदमी और ऐसी बातें कर दे, तो इसका मतलब वो इस मुल्क के खिलाफ है। और वो आज से नहीं, वो तो मैं तो कहता हूँ उन्होंने महाजरों की भी उन्होंने तौहीन की, इंडिया जाके जिस किस्म की उन्होंने बातें की हैं वहां पर, और जो पूरी तहरीक आज़ादी को जिस तरह से मलाइन किया और उसको गलती करार दी, वो तो महाजरों की भी बहुत ज्यादा तजलील है जिन्होंने कुर्बानी देके यहाँ है। गुलाम हुसैन साहब, ये बात है कि ये बरतानवी शहरी है। अच्छा, अल्ताफ हुसैन नेशनलिटी ले चुके हैं, नेशनलिटी ले चुके हैं, पासपोर्ट है इनके पास बरतानवी। तो ये बरतानिया को भी इनको को नखेड़ डालनी चाहिए कि फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है। अब मुझे फॉरेन ऑफिस को तो नहीं पता, लेकिन बरतानिया के शहरी हैं, कम से कम हमें फॉरेन ऑफिस को भी प्रोटेस्ट करना चाहिए कि इनको नखेड़ डालें। लेकिन मैंने तो देखा कि वहाँ भी बरतानिया का कानून भी इनके लिए और है और बाकी शहरियों के लिए और नहीं। वो कत्ल में मुलव्वस है, कुछ कार्रवाई नहीं। वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है, कुछ कार्रवाई नहीं। वो इंसाइट कर रहा है लोगों को कत्ल करने पर, हमले कराए हैं। उसने कहा इतने घंटे में होना चाहिए और आज करा दिया है, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं। जी डॉक्टर साहब, आपका क्या तबसरा है इस पर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये डॉक्टर साहब का मर्डर, मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ तो जाहिर सी बात है कि जिस मुल्क से पैसे ले रहे वो मुल्क एक्सपोज हो गया ना, कि उससे पैसे लेके असले की जो उन्होंने जो भी पर्चा निकला है और जो कन्फेशन स्टेटमेंट एमकेएम के मुख्तलिफ रहनुमाओं के सामने आ गए, तो जाहिर है उस मुल्क को बचाने के लिए यूके क्यों हाथ डालेगा इनके ऊपर और क्यों अरेस्ट करेगा अल्ताफ हुसैन को, या अल्ताफ हुसैन को अफ्रीका तक क्यों पहुंचाएगा। वो तो जो डिप्लोमेटिक कहीं ना कहीं इंटरवेंशन हुई है जिसके बाद ये सारी सूरत हो गई। और जिस किस्म की बातें ये मुसलसल करते चले आ रहे हैं, कोई वॉक ऑफ लाइफ ऐसी नहीं है जो इनकी बदजबानी से, बदकलामी से और शर्मगेजी से बची हुई। जब जिसको दिल चाहे बिजनेस कम्युनिटी को निशाना बना दें, जब दिल चाहे किसी एंकर पर्सन की इज्जत उतार के रख दें, जब दिल चाहे ये बैठकर किसी एस्टैब्लिशमेंट के किसी भी ओहदेदार को निशाना बनाए। मतलब इनटॉलरेंस की एक इंतहा हो चुकी है, मीडिया हाउसेस सेफ नहीं है, जहाँ पे चलने वाले लोग सेफ नहीं है। तो ऐसे आदमी को मैं तो कहता हूँ कि ऐसे और इसके कभी के जितने लोग हैं उनको इस मुल्क में सॉर्ट आउट करके उनको बिल्कुल इस बात की सजा मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान के खिलाफ तो बात किसी भी लेवल। यकीनन डॉक्टर साहब, डॉक्टर सगीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें पूरी जो पिक्चर है वो दे दी और यकीनन गुलाम हुसैन साहब ये ठीक है कि इन अनासर के बारे में अब ये कहना कि क्रिमिनल विंग्स कौन है और पॉलिटिकल विंग कौन है, नहीं ऐसी कोई तफरीक नहीं। एक्सप्लोर कर दिया आज उन्होंने खुद। नहीं, अब देखें ना जी, वो तो वहाँ बैठे हुए हैं, इधर लोग बैठ के उसके यानी अहकामात पर जब कार्रवाइयाँ करेंगे तो हम इनको बरी जुर्माना तो नहीं करार दे सकते कि जी उनकी पॉलिटिकल ताकत है लिहाजा उनको छोड़ दो। भाई ये तो कोई तरीका नहीं है। अच्छा, वो आप देखें उनकी नाराज हो जाते हैं कि मैं अपनी आपको माइनस अल्ताफ हुसैन की आदत मुबारक हो, उसके बाद ही गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। एक अभी उनके एमपी है, उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान के खिलाफ नारे कोई नहीं लगाने, आई हेयर बाई रिजाइन। खातून जो है, हाँ जी। अब ये इन्होंने खवातीन भी आज भेजी हैं चैनलों पे, दफ्तरों में हमले के लिए। हाँ, इरम फारूकी नाम है गालबन जी। तो ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन अभी तक ना तो देखें हुकूमतों ने जो काम करने होते हैं उन्होंने नहीं किए। अगर एमकेएम मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रही है तो जिसका कोई शुबा नहीं रह गया। इन्होंने कोई रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट में जो मैंडेटरी है अंडर पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट कि उनको
उनको डी रजिस्टर करके उनके खिलाफ कार्रवाई करे, या अगर वो नहीं है तो फिर उनको साथ रखे। गुलाम हुसैन साहब, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पे तो हाल ये है कि कई ऐसी तंजीमें जिनको बैन किया जाता है वो दूसरे नाम से आ जाती हैं। तो मकसद ये है कि हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर आज ये गए उनको प्रेस क्लब में से फारूक स्टार को और वो ख्वाजा साहब को लेके जा कान से पकड़ के लगे अब यही हुई ना बात। नहीं, कान से के मतलब वो तो उनका तो बात चलता तो वैसे ही मेरा उठा के बैंक तो क्या फारूक सत्तार साहब कहना चाहते थे वहाँ? वो कहेंगे हमें दीवार से लगाया जा रहा है। नहीं, वो लगा है ना किना था आमिर लियाकत हुसैन कि क्या कि जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझको नहीं पता किसने कर दिया। लो नहीं, लेकिन गुलाम हुसैन साहब, मीडिया में भी बाज़ लोग हैं जो इसके बावजूद इनकी मुदाफ़त कर रहे हैं। जी, जो ये कर रहे हैं ना, माफ़ करना, मैं यही इसी पॉइंट पर मैं आना चाहता हूँ कि जो लोग अल्ताफ़ हुसैन की मुल्क के ख़िलाफ़ माफ़ करना जो गाली गलोच है, उसके बावजूद उसकी हमायत करते हैं और अगर मगर करके उनके पीछे जाना। अच्छा, लेटेस्ट ये है कि जनाब ये खुद कराया एजेंसियों ने अपने बंदों से ताकि अल्ताफ़ हुसैन को और MQM को रिजेक्ट किया जाए। यानी ये बड़ी हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लाते हैं, लेकिन ये तो बड़ी ही मुनफरद और अनोखी थ्योरी है। यानी मतलब है कि यानी फ़ौज के सरबराह को, फ़ौज को, पाकिस्तान को, DG रेंजर्स को, पाकिस्तान के लोगों को और सिंध हुकूमत को और सबको गालियाँ दी जा रही है। ये यानी हुकूमत खुद कर रही है। वो तो पाकिस्तान के आइडिया कोई गाली दे रहे हैं ना भाई। तो फिर ये गवर्नमेंट कराएगी कोई? ये बात ठीक नहीं है निज़ामी साहब, मैं उस तरफ इशारा कर रहा हूँ। एक तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया, दूसरा ये जो वहाँ बैठे नारे लगाते और सन धुनते रहते अल्ताफ़ हुसैन के डांस पर, ऐसे करते रहे। जी जी, तो ये वहाँ इन लोगों का पता नहीं है, रेंजर्स को और पुलिस को क्यों नहीं कार्रवाई करते? और 6 दिन का वहाँ क्या भूख हड़ताल का थिएटर लगवाया हुआ था? आपके वजीर साहब भी वहाँ तवाफ कर रहे हैं, या आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये करवाना चाहते थे। हाउ इज रिस्पॉन्सिबल? वो गए नहीं आज में से भाई। और आर्मी चीफ भी लोगों को जवाब दे। ब्रेक के बाद बात करेंगे इस पे। नहीं, वो उनसे भी पूछ ले फौज से कि ये नैब के क्या हो रहे हैं इजलास, ये गुफ्तगू के लिए होते हैं या कोई कार्रवाई भी होनी है? चलो इस पे बात आप करते इसका हैं। जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। निज़ामी साहब, मैं तो इसको यानी ओवर सिंप्लीफाई अगर करें कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों ने अपने खून से एक नई तारीख रकम की है और 2 महीने हो गए वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है और हड़ताल जारी है और 80 से ज़्यादा बंदे शहीद हो चुके हैं और कई सौ ज़ख्मी है और कईयों को अंधा कर दिया है, कईयों की मतलब है वो उनकी लाशें भी मस्क होगी। वहाँ उन्होंने तारीखी जद्दोजहद की है, उससे घबरा के हिंदुस्तान ने अपने जो एजेंट हैं और जो पाले हुए हैं और स्लीपर सेल्स हैं उनको दोबारा एक्टिवेट कर दिया है। बलूचिस्तान का वाक़या, कश्मीर पर है, गिलगित का आज कराची में, और ये अल्ताफ़ के जो सारे बयानात और उसके बाद हमला आवर है, इनको मैं समझता एक कड़ी है एक पूरी। तो आपका मकसद कहने का है कि देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस। जी। यानी अल्ताफ़ हुसैन की जो हरदसराई है हाँ जी, वो ऐसे नहीं है। लेकिन गुलाम हुसैन साहब, ये तारीख जो है ना, ये बहुत पुरानी है। MQM की मीडिया पर हमला हो रहा है क्योंकि ये एक फैशिस्ट जमात है, मैं बड़े खुल के कहूँगा, और इनका बहस जो इन्हिसार है वो मीडिया पे। अब आप यकीन करें कि पहले तो जब TV नहीं होता तो प्रिंट मीडिया इनका शिकार होता। नवाब वक्त के दफ्तर पे हमला, जी जी, पहला सुसाइड अटैक पाकिस्तान में जो है ये बम से उड़ा दिया, जिसमें हमारे 4 बंदे नवाब वक्त उस वक्त हिलाक हुए, वो MQM ने करवाया। डॉन में एडिटर डॉन होते थे अहमद अली खान साहब, उनको जाकर दफ्तर में मैं हैंडल किया। डॉन और जंग की डिस्ट्रीब्यूशन कराची में उन्होंने बंद करा दी। अपना वो होते थे तकबीर के एडिटर मौलाना सलाउद्दीन, उनके दफ्तर को नजर आतिश कर दिया। वही कोई इंतहा होती है। फिर आप ज़रा आगे आ जाएं, नहीं फिर इनफरादी कत्ल भी ले लेना, प्रोमिनेंट जो मुखालिफ थे, वो तो हकीम सईद और कई लोगों के हम नाम ले सकते। ये सलाउद्दीन भी, सलाउद्दीन। फिर कराची को एक टेरर की आवाज़ का बनाया हुआ था। इतनी टेररिज्म थी कि आप अंदाज़ा करें कि जब वो अल्ताफ़ हुसैन साहब वहाँ से गौरव शानी करते थे, सारे चैनल A to Z अपनी नशरियात बंद कई घंटे स्लेविशली।
ये हमारे मीडिया ने भी बड़ी कमज़ोरी दिखाई है इस मामले में। और अब जबकि रेंजर्स ने मीडिया को आज़ाद किया, वहाँ पे जो ऑपरेशन हो उसके आज़ाद हुआ, अब कोई ARY या कोई किसी भी चैनल को, वो ARY को कई दफ़ा उन्होंने थ्रू केबल ऑपरेटर्स बंद कराते थे। तो ये सारा खेल जो है अब जब ये ख़त्म हो गया है, तो खान साहब को ये अल्ताफ़ हुसैन साहब को ये महसूस हो रहा है कि यार उनकी तो कोई बात सुनने वाला नहीं है। आप देखें ना, और फिर जो अभी जो रिसेंटली ये जो सारे मुस्तफ़ा कमाल वो ये मुस्तफ़ा कमाल ही है जो नहीं जो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी, नहीं ये जो इनके मेयर के कैंडिडेट है, क्या नाम, वो वसीम अख्तर सॉरी, और इन बाकी लोगों को नेम हुए हैं FIR में। वो आप देखें ना, जो 2007 12 मई का वाक़या था, उसमें जो कुछ इन्होंने वो ये आज TV में किया, उसके ये तलत हुसैन जो आजकल जियो प्रोग्राम करते हैं, ये चशमदीद गुवाह रनिंग कमेंट्री करते रहे। तो मकसद है कि ये कराची को एक दफ़ा लिबरेट करके अब ये दोबारा उसी तरफ ले जाना चाहते हैं। और यकीनन इस मामले में अब मेरे ख्याल से 14 तबक रोशन रेंजर्स के भी हो गए होंगे, और सियासी हुकूमत के भी हो गए, और सिंध हुकूमत के भी हो गए, जिनको वो कहते हैं कि यहाँ से निकलो जाओ। ये हो क्या रहा, तमाचा लगा हुआ है, मुल्क दुश्मनी कब तक टॉलरेट होगी? लेकिन ये मसला गुलाम हुसैन साहब, एक तो ये है ना कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी ये इलेक्ट होके आ जाते हैं, जो आ जाते हैं इलेक्ट होके, लेकिन इलेक्ट होने का ये मतलब नहीं कि आप उनको लाइसेंस मिल गया, आप उनको लाइसेंस दे दें कि आप पाकिस्तान को ठुड्डे मारें, गालियां दें, जिस थाली में खाएं उसी में छेक करें। ये तो यही तो हो रहा है आज। अच्छा, अभी तक ये नहीं, आमिर खान जो है इनके पहले वो हकीकी वाले जो, ये जब आपको याद होगा 9/0 पर जब रेड हुई थी, उधर से भी वो थे। अच्छा, फ़ारूक स्टार को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए हैं, तो उनको और एक इज़हारुल हसन जो अपोजिशन लीडर भी है सिंध असम्बली में, उनको ले गए हैं। और एक अभी नाम और आया अशरफ वोरा। ये इसका मतलब है कि आज इनकी यानी लार्ज स्केल जो भी अवेलेबल है इनकी लीडरशिप या प्रोमिनेंट लोग, आपको पता है कि वो कहते हैं कि अब मुझे यकीन नहीं है कि जी वो कहते हैं कि CCTV कैमराज और वो बंदे आइडेंटिफाइड हैं, जिन जिन लोगों ने, या टेलीविजन पे भी जो कैमराज थे उन पर आइडेंटिफाइड हैं। अब सबसे पहले तो उन लोगों को जो कि प्रेपरेटर्स हैं इस चीज़ के, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन आज ये भी आप देखें कि इंतज़ामिया की, पुलिस की और रेंजर्स की नाअहली नहीं साबित हुई या बेअमली या दो अमली। अब मैं आपको बहुत पीछे ले चलता हूँ। एक होते थे वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के जनरल नसीरुल्लाह बाबर जी, उन्होंने बड़े धड़ल्ले से इनको नाकुचना जबवा दिए थे। आपको याद है, एक अपनी स्टिक लेके वो फ्रेयर गार्डन में वॉक करते थे और कहते जो मुझे करना कर लो। और एक हमारे, अब जो आपने कहा ना कि हमारी सिविलियन की आदत, निसार अली खान, जो कि जहाँ एक्शन होता है वहाँ से भाग जाते हैं, डरते हैं। दूसरी तरफ आपने खुद कहा कि रेंजर्स भी जो है वो मेरे ख्याल से फोकस उनका दूसरी तरफ चला गया। ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि हम लोगों ने दहशत गर्दी, बताखोरी, गुंडा गर्दी, एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ बहुत जल्द फतह विक्ट्री का ऐलान कर दिया। और ये लोग जो है ये रीऑर्गेनाइज करके, जैसे आपने अभी खुद कहा, कोई मौका नहीं जाने देते कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की एहसास या पाकिस्तान के आइडिया पे हमला ना करें। नहीं, पर इसका कोई हल है या बस ये गपशप करके बयानात दे के 2-3 दिन रोना पीटा ना डाल के फिर चुप? मेरा तो ख्याल है कि इसका हल कोई नहीं है। ब्लेम गेम चलती रहेगी एक दूसरे के ऊपर। और अब कल देखिए ये जो नेशनल एक्शन प्लान है, इसके ऊपर अब बड़ी रिजॉल्व की जा रही है कि जी हम इस पर अमल करेंगे। फ़ौजी की आदत कहती है, यानी जो कोर कमांडर्स की मीटिंग में, कि सिविलियन हुकूमत ने इस पर अमल नहीं किया। बहुत चीज़ें जो है वाकई नहीं किया, लेकिन बहुत चीज़ें फ़ौज के भी करने की हैं, उस पर उनको अमल करना पड़ेगा। और सबसे पहले जो अमल करना पड़ेगा कि दे शुड भी, जिसको कहते हैं ना अंग्रेज़ी में स्कॉर्च पॉलिसी, टेक नो प्रिजनर्स। यानी ये उस किस्म की जो है ना आइन के अंदर रहते हुए जब तक हम नहीं करेंगे, और बिला कमोकास्त फ़ौजी क़यादत और सिविलियन क़यादत और फ़ौजी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और सिविलियन एक पेज पे नहीं होंगे, ये मुल्क से दहशत गर्दी और गुंडा गर्दी और मुल्क की एहसास को कमज़ोर करने वाले अनासर को, अच्छा निज़ामी साहब, आपने वो भी नहीं हो सकेगी।
एक उसका ज़िमनन जिक्र किया वज़ीर दाखिला का, जो अथेंटिक रिपोर्ट्स आ रही है कि गवर्नमेंट उनसे किसी वक्त भी वजारत दाखिला वापस ले ली गई और उनको वजारत से फारिग कर दी। आधा तो काम कर दिया उन्होंने, वो नेशनल एक्शन प्लान तो ले ली उन्होंने उनसे। तो अब ये नहीं वो अकेले ही फारिग होते हैं या सारे होते हैं, ये अभी देखते हैं भाई। आपकी ख्वाहिश है। नहीं, ख्वाहिश का और चीज़ है, हालात जो बता रहे चले हैं। ठीक है, वो बात तो ये नहीं, अब कराची वाली सूरत हाल तो ओवरटेक कर गई है अगर हम देखें। और मैंने कहा था एक चीज़ रह गई है कि उधर अफगानिस्तान की साइड पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कराई गई है और मोदी के हक में, यानी ये सारा मोदी ने आपको पहले ही ट्रेलर दिखा दिया था ना कि उसको खत आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं यार कि आप बलूचिस्तान में बड़ा अच्छा कर। कौन से हैं वो लोग हैं? बेकार सी बात है, ये सब इंडियन एजेंट्स ही हैं। और ये उन 7 लाख फौज रख के तो उनका तो कुछ नहीं कर सके कश्मीरियों का, उनको तो मार भी रहे हैं ना। अब तो भारत के आपका बात कर रहे हैं ना, OIC UNO, भारत के अंदर से जो वहाँ का जर्नैल है, वहाँ कश्मीर का जो इंचार्ज है, उसने कहा यार कि ये मामला मिलिट्री मीन से नहीं और मामला आपको करने पड़ेगा पापा। अब बहरहाल बातचीत की भी बात कर रहे हैं कश्मीरियों से। हाँ जी, वो जो वज़ीर आला है वहाँ के जो अच्छा, उमर चले। अब्दुल्ला, उन्होंने भी ये कहा कि यार बातचीत करें। चलो निज़ामी साहब, ब्रेक के बाद हम देखते हैं कि मज़ीद कौन से इश्यूज़ हैं जिनको हमने डिस्कस करें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। निज़ामी साहब, अगरचे हम ज़्यादा तो तवज्जो कराची पर मरकूज़ है, लेकिन और एक आपके जो यानी और मेरे बड़े पसंदीदा जो हुक्मरान हैं, इन्होंने एक और घपला किया है कौम के साथ, वो इंटरस्टेट जो सिस्टम है गैस का, गैस सिस्टम उसके जो चेयरमैन है शहजाद अली खान, कंपनी है पाइपलाइन बिछाने के लिए, ये यानी जो गैस बाहर से आ रही है, जी। उसका उनको यानी फारिग कर दिया है, उन्होंने इस्तीफे का कहा है। उसके बाद फजूल किस्म के इल्ज़ाम लगाए। गुलाम हसन साहब, इसमें मैं ज़रा आपको वजाहत कर दूँ, गालबन इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 9 आदमी हैं, 9 में से 2 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से हैं, यानी हमारे मेहमान शहजाद अली खान साहब और एक और साहब हैं, जो प्रोमिनेंट बिजनेसमैन ये है। चेयरमैन भी हैं। नहीं, आप इस बोर्ड का भी मैं बोर्ड के भी चेयरमैन था, चेयरमैन जब मैं इस बोर्ड पे गया था तो आई वाज चेयरमैन एप्टमा पंजाब के। अच्छा, अब यानी कि इनको अनसेरेमोनियसली ख़त्म करके अब जितने रह गए ना 7 मेंबर बोर्ड ऑफ, वो एक्स ऑफिशियो गवर्नमेंट। अच्छा, वो क्या फरमा रहे हैं जरा देख ले। शायद खाकान अब इस सारे मामले में ये सिर्फ शायद खाकान अब्बासी साहब जो कुछ फरमाएंगे, वो एक वेलिफाइड जो है वो तो गुलाम हसन साहब सामने बदनीति का तो कोई जवाब नहीं है ना कि भाई आपने गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को तो ख़त्म ही कर दिया बीच में से। अब वो कहते हैं इनका टेन्योर ख़त्म हो गया, तो देखते हैं क्या कहते हैं, दिखाइए यार। देखें, मेरे भाई ने जो बातें की हैं, अखबार पढ़कर बात कर देना, और मुझे अफसोस है डॉन जैसा अखबार जिसने बगैर पूछे बगैर समझे एक ऐसे आदमी का जिसको वो चाहता था कि बोर्ड पर रहूं, हमने उसको एक्सटेंड नहीं किया, टेन्योर खत्म हो गया था, उसने एक ऐसा खत लिखा जिसका न सिर है न पैर है। बल्कि जिन साहब का जिक्र किया, जुबैर मोती वाला, दूसरे शख्स थे जिनका टेन्योर खत्म हो गया था, उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में लाइव कहा कि इस शख्स ने जो बात लिखी है उसमें कोई सदाकत नहीं है। तो मैं बात तो यही खत्म कर देता हूं। मैं यानी नाजरीन, आपने वजीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी साहब का मौक़िफ़ सुना, तो हमने ये देखना है कि हक़ायक़ क्या हैं और आया वज़ीरों और वज़ीर आज़म साहब की हुकूमत को कोई 2+2 बात करने की भी आदत डालनी चाहिए कि नहीं। शहजाद अली खान जो विद इन इज़ ओन राइट बड़े प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है, टेक्सटाइल मिल ओनर है, और गौहर एजाज साहब जो ग्रुप है एप्टमा में, उसके बड़े रुए रुआ हैं, और इन लोगों ने कई सालों से ये जीते आए अपनी खिदमत की वजह से। शहजाद अली खान साहब, ये 2+2 22 नहीं करते हमारे जो हुक्मरान, नहीं वो तो पता नहीं की करी जाते हैं। यही याद था। हाँ, थैंक यू सर। आरिफ साहब और चोई साहब, आपका शुक्रिया। देखिए, मैंने अब तक शाहिद खाकान साहब और किसी के बारे में कोई ज़ाती बात नहीं की। मेरा एक ओपिनियन था जिसको मैं सामने लेके आया और मैंने अपने खदशात का इजहार किया, और द वे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने रिस्पॉन्ड किया है, तो उससे मुझे अब यकीन होता जा रहा है कि वाकई दाल में कुछ काला है। डॉन अखबार ने जो लिखा वो मेरा ख़त था, और उसके ऊपर इनका जवाब लिया, और जवाब लेके तहकीक करके डॉन ने उसको लिखा, और वो इस्लामाबाद से लिखा उन्होंने। अगर आप वो देखें, डॉन न्यूज़ और जंग बाकी जितने अखबारों ने है वो इस्लामाबाद से लिया, इनकी अपनी मिनिस्ट्री में से लोगों ने दिया।
जहाँ तक ये टेन्योर की बात कर रहे हैं, ये लीड मिनिस्ट्री तो ओजीडीसी है ना, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। तो जहाँ तक ये टेन्योर की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ी उसकी वजाहत दे दूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का काम करने का स्टाइल ये है कि ये तमाम बोर्ड्स को, तमाम कंपनीज को एडहॉकिज्म पे चलाते हैं। जिस तरह सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन का हुआ है। आप चलें पहले इफ्तिदा करें इनके अपने सेक्रेटरी से, एक्टिंग सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज, एमडी सुई गैस एक्टिंग एमडी, एमडी सुई सदर्न एक्टिंग एमडी। वो सुई नॉर्दर्न का तो झगड़ा यह था कि वो आरिफ साहब जो थे जी जी वो दस्तखत नहीं करते थे डॉटेड लाइन पे, वो तो क्योंकि वो हुसैन दाऊद को ब्लास्ट कर रहा था। वो बात ये है कि इनके पास सारे बंदे जो है ना वो एक्टिंग चलते हैं एडहॉक, और ये उनसे एक्टिंग करवाते हैं। जो एक्टर इनकी मर्जी के मुताबिक एक्टिंग कर दे वो कंटिन्यू करता जाता है, और जो ना करे उसका कहते हैं आप तो एक्टिंग चार्ज पे थे, आपका टेन्योर खत्म था। नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत स्पेसिफिक बात की सर, उन्होंने कहा कि आपकी टर्म खत्म हो गई सर, थी, मैं गुजारिश आप करूं, ऐसे ही शोर मचा रहे हैं। मैं आरिफ साहब गुजारिश करूं कि मैं उस बोर्ड पे अरसा 4 साल से हूं। 3 साल की टर्म होती है। 3 साल की जब टर्म खत्म हुई तो मैंने बाकायदा एमडी को कहा कि हमारी 3 साल की टर्म खत्म हो गई है, अब हम घर जाना चाहिए हमें। आप और तो नए चेयरमैन थे ना? जी, मैं चेयरमैन था। उन्होंने कहा नहीं सर, ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन होती है, अगर उन्होंने 3 साल बाद नहीं चेंज किया तो यू कंटिन्यू, और कानून भी यही कहता है, और लीगल ओपिनियन भी उस पर लिया। तो वो टर्म अपने आप जो थी, जब ना इन्होंने उसको नए बंदे नॉमिनेट किए तो वो 3 साल के लिए रिन्यू हो गई। मेरे पास बिल्कुल क्लियर कट लीगल ओपिनियन है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क। ये बताइए, ISGS इट्स अ वेरी पेटी इशू। शाहिद साहब ने बहुत छोटी बात की है, इशू इससे बहुत बड़ा है। घपला क्या कर रही है? मैं कहता हूं शाहिद साहब सुबह मुझे वापस कर दें ISGS के बोर्ड पे, जो उनका ऑर्डर है टोटल इलीगल ऑर्डर है। कोई बच्चा भी इस तरह का ऑर्डर ना लिख के भेजता है जो शाहिद साहब ने भेजा है, एंड आई विल देन 10 टाइम रिजाइन ऑन द बोर्ड ऑफ ISGS। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इशू है कि मैं पंजाब की सनत की नुमाइंदगी करते हुए ISGS के बोर्ड पे गया था कि इस मुल्क के अंदर गैस की शॉर्टेज है, पाइपलाइनें बिछाई जाएं, LNG टर्मिनल लगाए जाएं, LNG लेके आई जाए, ताकि जो सनत बंद है, और स्पेशली पंजाब की सनत बंद है, आप देख रहे हैं हर सर्दियों में हम लोग गैस की वजह से कारखाने अपने बंद कर देते हैं, उस सनत को चलाया जाए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले LNG एक टर्मिनल लगवाया, उस पर हमें 66 सेंट्स चार्जेस बताते रहे, एक्चुअल चार्जेस वो $1.5 से ज्यादा पे किए। बोर्ड थोड़ा मोहताज, डबल से ज्यादा पे किया। हुसैन दाऊद साहब वाला उसके अंदर उसी चक्कर में उसके अंदर वो खांचा है। मैं उसके इतना खुल के नहीं कह सकता, बावल वो समझ जाएंगे लोग। नहीं, उसी चक्कर में उसी टर्मिनल में आरिफ हमीद गया, उसी में ISGS का वो अपना SNGPL के बाद का MD गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने हमें कहा कि जी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, इनके आने से पहले का वो मंसूबा है, जरदारी साहब उसका इफ्तिताह कर गए थे। जी मैं मौजूद था जब आप बिल्कुल मौजूद थे। हमने वो उसका एग्रीमेंट करके हमने उसको ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन को डालने की मंजूरी दे दी थी। उस वक्त ये मंसूबा $1.3 बिलियन का था, और हमने उस वक्त इसका फैसला किया था कि ये दोनों सुई कंपनीज को दे देंगे, पाइपलाइन वो बिछाएंगे, सरकारी इदारे हैं, और जितना इसका सिविल वर्क है वो FWO को दे देंगे, ताकि कोई प्राइवेट कंपनी ना आए, ना इसके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज लगे, ना बांसुरी बजे। ठीक है सर। और जो पाइप था वो हमने कहा था कि वो टेंडरिंग के जरिए अच्छा, शहजाद अली खान साहब, एक सेकंड नहीं, अब यह बात आपने करनी है। ये फरमाया जब LNG उन्होंने मंगवा के आपकी गैस की ज़रूरत पूरी कर दी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जितनी सनत है पहले वाला मसला ही ख़त्म कर दिया, इतना उनका कारनामा है, अब उनको आप किसी तरह काम करने क्यों नहीं देते? और वो आज वज़ीर आज़म ने भी कहा मेरे रास्ते में रोड़े। ये भी पूछना कि अभी झगड़ा क्या है, अभी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपसे, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी निज़ामी साहब। आप ज़रा वो किस्सा बताएं कि ये सारा वजह निज़ा क्या है, और इसमें जो टैक्स पेयर का पैसा है वो जहाँ भी देखे ना, बात यह है कि सारी दुनिया में आपको पता है कि पब्लिक सेक्टर को कोई ट्रस्ट नहीं करता, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही कोई नहीं। तो प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने निकाल के 7 मेंबर्स का बोर्ड ये क्यों किया है, कि क्या करना चाह रहे हैं? आरिफ साहब, बात यह है कि हमारे पास ISGS के पास 2 प्रोजेक्ट हैं। एक जो ईरान पाकिस्तान है उसको हमने मॉडिफाई कर दिया कि गवादर से नवाबशाह तक लाइन बिछाएंगे, और दूसरा नवाबशाह से कसूर तक बिछाएंगे। ये LNG की लाइन है? जी, LNG की, जो नॉर्थ से साउथ कहलवाएगी। जो पहला मंसूबा है वो हमें कहा गया कि ये आप चाइनीज़ को दे दें, और उसकी कीमत होगी $2.1 बिलियन। और दूसरा मंसूबा जो कहा गया कि वो रशियन कंपनी को दे दो, जो सैंक्शन हिट कंपनी है,
रशियन कंपनी जो है वो सैंक्शनड है, उस पर लगी हुई हैं, उसको दे दें कि वो $2.2 बिलियन का है और दोनों मंसूबे इंटीग्रेट हो जाएंगे नवाबशाह में। तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो बन रही है वो $4.3 बिलियन बन रही है। मेरा उस पर सिंपल एतराज़ ये था कि साहब ये मंसूबे अगर आप कहते हैं कि इसको हम कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर आप कह रहे हैं कि एक एक कंपनी है ये नॉमिनेट कर दी है, इसकी जो बिड आई है इसको आप थोड़ा बहुत निगोशिएट करके, सिंगल बिड है, बिड भी कोई नहीं, उनकी वो प्रपोजल है और उन्होंने कहा कि इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके आप इस पे एग्रीमेंट साइन कर दें। तो मैंने कहा कि साहब ये कौम का पैसा साइन ऑन द डॉटेड लाइन ये मतलब हुआ। जी बिल्कुल, साइन ऑन द डॉटेड लाइन। तो मैंने कहा ये कौम का पैसा है सर, नहीं तो लूटमार के नहीं इन्वॉल्व है सर, वो तो यही बता सकते हैं जिनको हिस्सा जाना है। मुझे तो मेरा तासर जो है ना फ्रेंकली शाहिद खान अब्बासी साहब के बारे में है कि वो ज़ाती तौर पे उनकी रेपुटेशन जो है ना बीइंग अ क्लीन मैन, लेकिन जो ये बता रहे हैं ये सर मेरा अपना भी इंप्रेशन उनके बारे में यही था और है अभी भी है। लेकिन आरिफ साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा सिंपल मुतालबा क्या है। बात सुने आरिफ निज़ामी साहब, कोई लोच तल रहा हो, ये शो जो है आप है यहाँ इंचार्ज, तो वो उसकी जिम्मेदारी किस पर है? आप अगर किसी से पानी के गिलास के भी रवादार ना हो, जो कि आप नहीं है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर लूटमार हुई है या ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं आप सिंगल टेंडर भी यू नो हु इज रिस्पांसिबल? द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर। आप जब मैं कहता हूं कि वो लोग डाकाजारी कर रहे हैं और चोरी हो रही है, अच्छा मैं सर उसमें सिंपल मैं फैक्चुअल पोजीशन बताता हूं, उनको बात करना मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन ये बता रहा हूं कि मैंने सिर्फ ये कहा कि सर इस पे टेंडरिंग कर लें। हम इसका पहले कहा गया कि ये सी पैक में आ रहा है, फिर वो सी पैक में नहीं आया। मैंने कहा सर ये चाइना से एग्जाम बैंक से पाकिस्तान की सॉवरेन गारंटी के अगेंस्ट हम कर्जा उठा रहे हैं, बाकी हम इक्विटी दे रहे हैं टैक्स पेयर के पैसे से, तो बेहतर ये है कि इसके अंदर टेंडरिंग कर ली जाए, जो लोएस्ट होगा उसको अवॉर्ड कर देंगे, मुमकिन है यही लोएस्ट हो। तो मेरी इसमें कौन सी नाजायज़ बात थी? जब मैंने इनको काफ़ी दफ़ा कहा, रिक्वेस्ट की, टेंडर कर ही नहीं रहे कॉल, तो जब मैंने नहीं ये बात माना और मुझे लगा कि अब ये बिल्कुल मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा जी, वो कहते हैं जी G2G कोई पेपरा रूल अप्लाई नहीं होता। मैं समझता हूँ G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो कोई नहीं है, वो तो चाइना की एक गवर्नमेंट की एक कंपनी है जो कमर्शियल काम करती है। जिस तरह आप कहें कि हमारी PSO है, वो एक कमर्शियल इदारा है गवर्नमेंट का, वो तो वो कहें जी PSO G2G आ गया, तो वो एक चाइना का कमर्शियल इदारा है। बताएं बात कि CPEC का बड़ा शोर है पाकिस्तान में, कि बड़ा तारीखी हम समझते भी हैं, लेकिन इसके नाम पे, इससे कवर में बहुत सारी कॉर्नर्स कट हो रहे हैं। अब इसमें चाइना, आप कह रहे हैं G2G है ही नहीं, अब चाइना की जो प्राइवेट कंपनी कर रही है, तो प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन वो कमर्शियल काम करती है। वही मेरा प्राइवेट से मुराद थी कि हम क्यों अपने रूल्स बेंड कर लेते हैं हम रूल को टू द लास्ट फ्लेक्सिबल स्ट्रेच करके उसको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही बात बार बार कह रहा था। जब मुझे लगा कि और कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने 10 तारीख को एक चिट्ठी लिख दी। आप देखें 10 तारीख को मैंने चिट्ठी लिखी, 11 तारीख को इनको मिली और 11 तारीख को बोर्ड की मियाद खत्म हो गई। ऐसा तो नहीं हो सकता ना आरिफ साहब। और बोर्ड की मियाद किसकी खत्म हुई? जिन्होंने चिट्ठी लिखी, बाकी सारे डायरेक्टर वहां रह गए। अब हुआ ये रहा था, जिसकी वजह से मुझे चिट्ठी लिखना मजबूर हो गया मैं, कि जब हमारे बोर्ड से और मैं इसको आगे चलने के लिए तैयार नहीं था, तो बैक डेट में MD साहब अपने कंपनी एक्टिंग कंपनी सेक्रेटरी के जरिए बोर्ड के मिनट्स को फोर्ज कर रहे थे। वो बोर्ड के मिनट्स में, प्रीवियस मिनट्स में अपना मीटिंग डाल रहे थे, उनके ऊपर इनिशियल्स कर रहे थे पेजेस में। ऐसी 2 मीटिंगों में हमने जालसाजी हो रही थी। मैंने बकायदा चिट्ठी आप इस मामले में अदालत मैं हुकूमत की अदालत में गया हूं। मेरा कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन है? मेरा मिनिस्टर। मैंने MD की कंप्लेंट और सारे मामले की कंप्लेंट किसको करनी थी? आपने लिखा हुआ यू आर द विसल ब्लोअर। ठीक है, मैं उसकी विसल ब्लो कर रहा हूं, और बजाय इसके कि मिनिस्टर मुझे बुलाता और बुला के कहता कि हाँ जी MD साहब आप बैठे बताएं क्या बात है, और बात समझते, वो बजाय इसके के बात समझते, उन्होंने इमीडिएटली रिएक्ट किया। शहजाद साहब, अब आप मुझे, मैं 10 ऐसी IAS की चेयरमैन छोड़ने को तैयार हूं। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर से मिला तो उन्होंने बताया कि वो एक वहाँ विसल ब्लोअर कानून ला रहे हैं। मतलब है कि अगर आप जाके बताएं कि जनाब ये हुआ, तो आपका नाम भी खुफिया रखा जाएगा और आपको इनाम भी दिया जाएगा। तो ये तो मैंने तो आरिफ साहब करने का ना कोई इनाम मांगा है आप, लेकिन इनाम तो ले लिया मैंने। करेगा या कानून मैंने सर इनाम तो ले लिया ना सर। आई डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे कौन सा वहां से कोई मैं पैसे लेता था? मैं तो खिदमत खल्क करता था। एक जुमले में इसका
प्रोजेक्ट का क्या होना चाहिए? सर ये प्रोजेक्ट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इसकी कोई टेक्निकल फिजिबिलिटी नहीं है, कोई फाइनेंशियल फिजिबिलिटी नहीं है। 4.3 अरब डॉलर का कर्जा लेके बीओटी के ऊपर अपने पे सॉवरन गारंटीज दे के ये प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, जिसके आइंदा ये तो अगले 20 एक सेकंड सर, अगले 20 साल 107 अरब रुपया हर साल आपके गैस के बिलों में लग के आएगा और आप पे करेंगे। इस पर जरा मजीद इनसे बात करिए किसी और दिन। शहद अली खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो गया। आज एक तो ज़ाहिर है हमने बात की है जो MQM ने आज जो कराची में एक खून की होली खेलने की कोशिश की है, लेकिन रेंजर्स की इंटरवेंशन की वजह से किसी ना हद तक अमन बहाल हुआ है, लेकिन MQM बुरी तरह एक्सपोज हो गई है कि उनके क्रिमिनल और पॉलिटिकल विंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हमने शहजाद अली खान साहब को दावत दी थी, उन्होंने बताया कि हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर में किस किस्म की बेकायदगियाँ हो रही हैं, किस आर्बिट्री तरीके से काम हो रहा है। अल्लाह खैर करे कि अगर पाकिस्तान में नॉन ट्रांसपेरेंट तरह किस तरह काम चलता रहा तो करप्शन जो है वो बढ़ती ही जाएगी और इनएफिशिएंसी बढ़ेगी। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।